गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी IB की सीरीज। IB सीरीज का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 9। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वो अपना टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक मिलते हैं, क्लासेस की PDF मिलती हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। IB की जो सीरीज़ है इसके अंदर एक बात को ध्यान रखा गया है कि जो लास्ट टाइम IB का जो वैकेंसी थी 2017 की, उसका अगर आप मैथ्स का पेपर देखेंगे उसका लेवल कोई खास नहीं था। जैसा रेलवे के अंदर आता है सेम टू सेम वैसा सा पैटर्न मैच हो रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं उनको SSC के बच्चे भी देखते हैं, रेलवे के बच्चे भी देखते हैं, CDS के स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है उसके अंदर हम लोग प्रयास ये करते हैं कि इसमें CGL मेंस के सवालों को भी इन्वॉल्व किया जाए और CDS के सवालों को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो इन सेशंस को आपको ध्यान से देखना है। जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखना जरा क्या कहा। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः P, Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। AR आपका 5 है, RC 6 है, AB आपका 12 है। त्रिभुज ABC की पेरीमीटर क्या होगी? देखो पहले तो इसका बना लेते हैं हम लोग एक डायग्राम। जैसे एक इसने कहा ट्राइंगल आपके पास, ये मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल ABC हो गया। ये सवाल वैसे विदाउट डायग्राम भी अगर आप ठीक ठीक प्रैक्टिस करते हैं तो इसको करना संभव है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये हमारे पास हो गया। इसके अंदर एक सर्कल AB को ये टच करता है यहाँ पर आपका P पर, फिर BC को Q पर और AC को R पर। ये पॉइंट आपका P हो गया, ये हो गया Q। इस पॉइंट को नाम दे दिया R। जो जो हमें डेटा दे रखा उसको अगर हम लोग लिख लें तो AR की वैल्यू हमारे पास 5 है, RC की वैल्यू 6 है और AB जो लेंथ दे रखी है ये पूरी की पूरी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? सर्कल दिख रहा है, सर्कल के बाहर जो आपको दिख रही है एक तरीके से ट्राइंगल की साइड्स हैं। सर्कल के लिए ये वाली जो साइड्स हैं ये बिहेव कर रही हैं टेंजेंट की तरह। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सर्कल और टेंजेंट की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी। प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, सिंपल सी है। क्या पढ़ा था हमने भाई? कोई सर्कल है, बाहर किसी पॉइंट से उसके ऊपर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो। जैसे मैंने ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट मेरा X है और ये पॉइंट मेरा Y है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि PX बराबर PY होगा। पिछले सेशन में भी इस बात को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। शर्त क्या है यहाँ पर? PX और PY आपकी टेंजेंट होनी चाहिए, एक ही बिंदु से वो निकले। ये छोटी सी बात जिस बच्चे को पता उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। देखना कैसे भाई? अगर आप गौर से ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर C से एक टेंजेंट CQ है और C से एक टेंजेंट CR है। इसका मतलब अगर ये लंबाई 6 है तो ये वाली लंबाई भी यहाँ पर क्या होगी? 6 होगी। ऐसे ही A से आपके पास एक टेंजेंट AP है और A से ही एक टेंजेंट आपके पास AR है। तो ये लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली लंबाई भी यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई 12 दे रखी है तो इसका मतलब ये लेंथ आपकी 7 बचेगी। सेम टू सेम BQ और BP आपकी टेंजेंट है, दोनों की ही लेंथ आपकी इक्वल होगी। ये भी कितनी आ गई आपके पास? 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछिए तो देखो 2 बार 5 है, 2 बार 6 है, 2 बार 7 है। 5 5 10, 6 6 12, 7 7 14। तो 10 में आपने जोड़ा 12 तो आपका 22 हो गया, 22 में आपने 14 जोड़ दिया तो रिजल्ट कितना आ गया भाई? 36। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करना, प्रयास करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि इस सवाल का डायग्राम कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और वैसे भी डायग्राम बना लोगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक लेवल के सवाल ये कंसिडर किए जाते हैं, मतलब इनको SSC CGL के हिसाब से मॉडरेट सवालों के आसपास रखा जाता है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, मॉडरेट मान सकते हो। देखो त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, इसकी भुजाएं AB, BC और CA 7 24 25 है। BG का मान क्या है?
सबसे जरूरी बात यह है कि आपने यहाँ पर ट्राइंगल की साइड देखी, साइड्स कितनी है भाई 7, 24 एंड 25। ये सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये क्या वैल्यू आपकी ट्रिपलेट की है। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि कितने ट्रिपलेट होते हैं जो अपनी एग्जाम में काम में आते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं लिख करके वासु सर ट्रिपलेट, तो आपको यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा। मतलब कोई भी पार्ट है उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है और आप ये चाहते हैं कि मेरे से ही उस पार्ट को पढ़ना है, तो कोशिश करना कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करो तो उसके साथ वासु सर आप ऐड कर दें। अगर ऐसा कोई लेक्चर ले रखा है वो आपको तुरंत के तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि 7, 24, 25 आपने देखा, देखते ही आपको पता चल गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो ये तो रीड करते ही आपको पता चल गया। इसका थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। इसका हमने डायग्राम बना लिया, 7 ये ले लिया हमने, 24 ये वाला पार्ट ले लिया और 25 हमने ये वाली लेंथ ले ली। मार्किंग ए बी आपको बताया इसने 7, बी सी आपका 24 और सी है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है, इसका जी सेंट्रोइड है और भुजाएं ए बी बी सी और सी इसने दे दी, बी जी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सेंट्रोइड बनता किससे है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, कोई भी ट्राइंगल आपके पास कैसा भी रैंडम ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हो तो ये होती है इसकी मीडियन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया, ए सी का मिड पॉइंट मैंने कहीं यहाँ पर चूज किया, इसको मैंने मिला दिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल, तो 25 का हाफ हो जाएगा, ये 25/2, 25/2 ये लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, जहां पर आपकी 2 मीडियन या तीनों मीडियन, जैसे दूसरी मीडियन और आपने ड्रॉ कर ली, ये जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका कहलाता है सेंट्रोइड जी। सेंट्रोइड क्या करता है भाई, सेंट्रोइड मीडियन को, जैसे ऊपर वाली लेंथ ये हो गई, नीचे वाली लेंथ आपकी ये हो गई, इसे 2:1 में डिवाइड करता है। किस तरफ से किस तरफ, वर्टेक्स से जब आप साइड की तरफ मूव करते हैं तब ये 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, ये वर्टेक्स होगा, सामने वाली साइड की तरफ चलोगे तो ये लेंथ आपकी 2 में चली जाएगी और ये लेंथ आपकी 1 में चली जाएगी। ठीक है भाई, ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको लगेंगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ा रखी हैं उनको मैं डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चे को ये ना लगे कि सर ये काय की कौन सी वाली बातें हैं जो आप सीधे सीधे रटाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है भाई, एक बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व करना, अगर मैं यहाँ पर जैसे वाइस वर्सा इसको रिलेट करवाते हैं, मैंने यहाँ पर सेंटर मान लिया ये वाला ओ, ये ए सी ले लिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होता है? सर्कल में पढ़ा था ना, डायमीटर को अगर यूज करके आप कोई भी यहाँ 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 कहीं भी एंगल क्रिएट करोगे, डायमीटर की वजह से एंगल बी आपका क्या निकल के आएगा 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये बुझा अगर 7 है, ये 24 है, तो ये 25 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी है। तो आप अगर जबरदस्ती बनाने का प्रयास भी करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा मिड पॉइंट। अब देखो ओ से ए तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी, सारी की सारी लेंथ आपकी क्या होगी इक्वल हो जाएंगी। रीजन सिंपल सा है, सारी की सारी क्या है रेडियस है। ठीक है, अब मैं ये सारा का सारा मामला मिटा रहा हूँ। असल में हमारे सवाल की इतनी लंबी चौड़ी डिमांड थी भी नहीं। ठीक है, आपने क्या देखा कि भाई यहां से इस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लूं तो ए से ओ तक की दूरी, बी से ओ तक की दूरी और आपकी यहां पर सी से ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस का हाफ 25/2। अब बीजी की वैल्यू पूछी है, 2 लेंथ आपसे पूछी है, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ आपके पास है, इस पूरी की पूरी लेंथ कितनी भाई आपके पास 3, बी से ओ तक 3 है। बीजी के हिस्से में क्या है इसका, तो आप कहेंगे कि बीजी के हिस्से में इसका सेकंड पार्ट है, 3 में से 2 हिस्से इसके पास है, 2/3 है। टोटल लेंथ बीओ आपकी कितनी है 25/2, तो इसको इससे अप्लाई किया तो यहां से 8 3 24, 1/3 आपका क्या निकल के आ गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है
कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसकी एक मान के चलो 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है कि उनको आप ये सवाल दोगे वो सोल्व कर लेंगे। आपको उनसे डिफरेंस क्रिएट करना है क्योंकि उनके पास नॉलेज है। एग्जाम की डिमांड क्या है? नॉलेज प्लस स्पीड। तो इस सवाल को आप कैसे करते हैं? तो पहली शर्त तो ये है कि जब भी कभी आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल को, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सारी संभावनाओं को खत्म किया जाता है कि भाई ऐसा सवाल आएगा तो ये ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आएगा तो ये ध्यान रखना है। इस फ्लो में हमें काम करना होता है। ठीक है, आपने देखा सबसे बड़ी भुजा AC आपकी कितनी है? 25, तो B पर 90 डिग्री है। 20 से B पर आपका 90 डिग्री होगा। 7, 24, 25 आपका ट्रिपलेट है। 25 आपकी लेंथ हो जाएगी हाइपोटेनस। उसका हाफ क्या हो गई? 25 का हाफ आपकी लेंथ बताएगा किसको? मीडियन को। लिखा जा सकता है कहां से कहां तक? B से O तक। BG चाहिए आपको। BG क्या होगा? इसी का 2/3 लिखा। इसके साथ आपने मैच किया, ऑप्शन A आपका मैच हो रहा है। ये कब संभव होता है? ये तभी संभव होता है कि जब आप पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को ज्योमेट्री में, मतलब पूरा अगर आप देखेंगे कि पूरी मैथ्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक बार 4 जगह पढ़ा जाता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक मेंसुरेशन के अंदर, एक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं उसके एंड में पढ़ा जाता है, और एक सिमिलरिटी जब पढ़ लेते हैं उसके एंड में पढ़ा जाता है। ठीक है, छोटी मोटी और भी जगह होती है, जैसे सर्कल है उसके अंदर भी राइट एंगल ट्रायंगल अभी हमने देखा था कि डायमीटर की वजह से बनता है। ठीक, चलो भाई अगला सवाल देखना। अगला सवाल आपको दिया, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर सकते हो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का 1 और अपॉन में दे रखा है साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। ठीक, ये वैल्यू आपको दे रखी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा, हालांकि सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट आपका परफेक्ट होगा। तो फिर किसका सारा ले? सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लेक्स है तो वैल्यू पुट का। जैसे 0 डिग्री रखने का प्रयास करेंगे तो ये 0 -1 1 1 -1 इनफाइनाइट बन गया। 0 डिग्री पर ट्राई नहीं करेंगे तो फिर किस पर करें? 0 और 90 के ऊपर करने का भी कोई फायदा नहीं है, 0 पर ही बात नहीं बन रही है क्योंकि साइन और कोस दोनों यूज हो रहे हैं। इसे हम लोग अप्लाई करेंगे 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर देखो साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1। नीचे क्या होगा भाई? 1/√2 1/√2, वैल्यू क्या बन गई? √2। दोनों को ऐड करोगे माइनस का 1, रेशनलाइज करोगे तो रिजल्ट आएगा √2 + 1। लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन देखोगे सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 -1 आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका हट गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखोगे सेक और साइन √2 का मल्टीप्लाई करना है, +1 कहां से लाओगे? संभव ही नहीं है, मल्टीप्लाई में तो +1 आएगा नहीं। दूसरा तीसरा ऑप्शन भी हट गया। चौथे को देखना, चौथे की बात करोगे ये √2 45 पर ये 1, ये इसको कर दिया जस्टिफाई। ठीक है, स्क्रीन पर ये बात आपके सामने होगी। मेरे हिसाब से इतना सा पार्ट आपको, मतलब ये 45 भी क्यों लिखना, हमें वो वाला पार्ट लिखना है, इतनी सी दूर को लिखते, बाकी का काम माइंड में करते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर खुद से प्रयास करें। एक बार ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ गई, सारी की सारी मैथ्स आपको आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। देखना भाई अगला सवाल, x की वैल्यू आपको दे रखी है a + 1/a, x की वैल्यू आपको दे रखी है a + का 1/a एंड y की वैल्यू आपको गिवन है a - का 1/a। ठीक भाई, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² और y²। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, इसने क्या कहा, इसका रिजल्ट किसके बराबर निकल के आएगा। आप पहले तो इस पार्ट को देखो, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई इसका एक टर्म स्क्वायर की, एक टर्म दूसरी टर्म स्क्वायर की, मतलब a² मानो इसको b² - 2ab इसको माना जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, x² - y² का क्या है होल स्क्वायर, इसका क्या है आपके पास अंडर रूट इस बात को खत्म कर देगा। इसे आप कैसे रीड कर लेंगे भाई, इसे आप रीड कर लेंगे x - y इंटू में x + y लिखा जा सकता है। एक बार आप x - y करेंगे, x - y करेंगे, इसमें से इसको लेस कर दिया, a से a कट गया, 1/a - 1/a तो ये आ जाएगा 2/a।
एक बार दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना आपके पास 2a, रिजल्ट कितना निकल के आ गया 4। अब जरा काम की बात सुनना, ये तो तरीका आपको समझ में आ गया, सवाल को सिर्फ सोल्व करना ही उद्देश्य नहीं है, आपका टारगेट है कि सीधे सीधे कैसे डील करें। अंडर रूट की वैल्यू देखी तो आपने देखा कि 2 टर्म है, फिर बाद में माइनस का साइन है, फिर ट्वाइस ऑफ समथिंग टर्म है, उस पर दिमाग लगाए तो तुरंत दिमाग लग गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट ने स्क्वायर को खत्म कर दिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिख लें उसको एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। तो यहां से x प्लस वाई करते तो आपको क्या दिखता है एग्जाम में, सीधे सीधे 2a, x में से y को लेस करते तो 2/a, तो ये रिजल्ट आपका इतनी सी दूर में सोल्व होना चाहिए था। तो इन चीज़ों का आप धीरे धीरे खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे, एक टाइम के बाद अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस पर आप लगा लो स्टार, ठीक सवाल है ये। देखो यदि 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्यानुपाती आपको फाइंड करना है। तो देखो अपने पास क्या समाधान है, एक तरीका तो ये है कि भाई सभी में से x को लेस कर दो, 21 माइनस एक्स लिखा, फिर आपके पास है 22 माइनस एक्स लिखा, फिर आपके पास है 60, इसमें से माइनस एक्स कर दिया, फिर आपके पास है 64, इसमें से आपने माइनस का एक्स कर दिया। एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि मैं एक्स की वैल्यू अज्यूम करूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा। अज्यूम करने में थोड़ी सी रिस्क रहती है, रीजन सिंपल सा है कि मान लो ये वैल्यू 10 रखने पर मैच हो रही हो, मान लो ये वैल्यू 13 रखने पर मैच हो रही हो, तो आपने मैचिंग में ही बहुत सारा टाइम किल कर दिया। हो सकता है कुछ जगह के ऊपर आपने 1, 2, 3 रखा, इतने में बात बन गई हो, लेकिन एक पूरी संभावना रहती है कि बड़ी वैल्यू दे रखी है तो मैचिंग में समस्या आ सकती है, तो अनवांटेड टाइम किल होगा। तो बेटर क्या रहेगा, इस पैटर्न की कैलकुलेशन को सीख लें। कैलकुलेशन क्या होगी भाई, यहां से देखना, कैलकुलेशन आपकी ये होगी, देखो क्या करो, टर्म्स को गुणा करो, 2 टर्म का इन 2 टर्म से गुणा करोगे 4 टर्म बनेंगी, कौन सी देखो, माइनस एक्स से गुणा होगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 64 इससे मल्टीप्लाई होगा और 21 इससे होगा, 2 टर्म ये बनेगी, माइनस का 64x ये इधर आ जाएगा, माइनस का 21x, दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 60, 20, 80 और 85x आ गया। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 64 इंटू में 21, इसके इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में देखना इनका इनके साथ गुणा करोगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स 60 से होगा, 22 इससे होगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी मेंटेन कर देगा, माइनस का 82x, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू में 22, लिखा जा सकता है। जब एक टाइम के बाद आप में ठीक परफेक्शन आ जाता है, देखना मैं प्रयास कर रहा हूं उस परफेक्शन के लिए कि आप स्टार्ट कहां से कर सकते थे, क्या ये लाइन अवॉइड हो सकती थी। आप हमेशा दिमाग लगाओगे भाई ये एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर बनेगा, लिखने की नीड नहीं है। इधर 64x 21x बनेगा, उधर 60x और आपका 22x बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड में आपने ऐड किया 64 और 21 को 85x, इस साइड में आपने ऐड किया 82x, ये माइनस का है उधर चला जाएगा, तो सीधे सीधे आपने क्या लिख लिया 3x राइट साइड में, जैसे इसे आप सोल्व करोगे इधर चला गया। ऐसा संभव है कि आप इस पार्ट को हटा दें, बस आपका ध्यान जाना चाहिए कि ऐसा करना संभव है। कुछ एक सवालों में आपको मुश्किल लगेगा, 4, 5, 6 सवाल आप करोगे तब तक आपको मुश्किल लगेगा, फिर ये चीज़ें आपको एकदम इजी लगने लग जाएंगी कि अच्छा ये पैटर्न होता है, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट क्या था भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपने लिखा 64 गुणा में 21 प्लस 60 गुणा में आपका 22 लिखा। यहां से देखना जरा, सॉरी 64 गुणा 21, 60 गुणा 22 आपका माइनस का, ठीक है। 3 से कर दिया डिवीजन, तो यहां आ गया 7 और यहां पर आ गया आपके पास 20, 7, 4, 28, 7, 6, 42 और 2, 44, माइनस
440 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। तो एक छोटा सा सुधार करने मात्र से क्या हो गया, ये जो पहली लाइन आप लिख रहे थे कैलकुलेशन की, जिसमें आपके लगभग 15 से 20 सेकंड किल हो रहे थे, वो सारे आपने बचा लिए। x की वैल्यू निकाल ली, अब कुछ करना ही नहीं था, अंडर रूट करना है किसका भाई, x प्लस 1। x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 और 1 9। अगली वैल्यू 8 7 56 और 8 है 64। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 9 और 64 का, इसकी वजह से 3 आएगा, इसकी वजह से 8 आ जाएगा। तो 8 गुणा में 3 आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। अब देखो शुरुआत में जैसे कई बच्चे वैल्यू रखते हैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, आप खुद बताइए अगर आप 1 2 3 रखते 8 तक आप पहुंचते, इसके अंदर कितना ज़्यादा टाइम आपका किल हो जाता। ठीक है, काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती। एक तरीका और भी बनता है, जैसे यहाँ पर आप डील करना चाहें तो C&D रूल लगा सकते हैं, लेकिन C&D रूल क्या होगा, कई बार डेटा को उलझा देता है भयंकर तरीके से, तो मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, ये पैटर्न प्रीफर कर लो, इस कैलकुलेशन को जो मैंने आपको सिखाई है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो, मामला आसान है, कोई तनाव वाली बात ही नहीं है। देखना जरा, 15,000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। इस सवाल के स्टार लगा लेना भाई। स्टार इसलिए लगाना, एक यहां पर अपने से हो सकती है रीडिंग एरर। रीडिंग एरर क्या हो सकती है, स्टूडेंट ये समझ ले कि भाई 3 साल का जो CI है और जो 2 साल का CI है वो आपसे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे साल और तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें अंतर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर थर्ड ईयर और जो सेकंड ईयर है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर अगर यहाँ पर चालाक होना चाहे तो वो क्या कर सकता है, 2 ईयर 3 ईयर का CI 2 ईयर का CI जो है उनका डिफरेंस पहला ही ऑप्शन आपके सामने बनाकर रख दे कि आपने डील किया, डील करते ही आपने वो आंसर देखा, रीडिंग आपने गड़बड़ कर ही दी थी, आंसर देखा, उस पर टिक मार दिया, तुरंत आप बाहर हो गए। तो मान लो 2 नंबर का सवाल था, 2 की उम्मीद थी, सब कुछ आता था, आधा नंबर लेस हो गया, मतलब 2.5 नंबर का नुकसान उठा लिया। एक संभावना ये कि एग्जामिनर वैसा ऑप्शन ना क्रिएट करें। तो आपने एक बार ट्राई किया, बात नहीं बनी, फिर कैलकुलेशन को चेक किया, फिर बात नहीं बनी, फिर सवाल को ध्यान से पढ़ा तो बात क्लियर हुई कि भाई इसने तो तीसरे साल और दूसरे साल के बारे में पूछा है। फिर आप उसको सुधार करके करेंगे। नुकसान इसमें भी है कि कम से कम इस टाइम के अंदर आप उस सवाल को तो कर ही लेते पहली बार में, और बाद में आपने जितना टाइम किल किया है उस ड्यूरेशन में आराम से भी आपका एक सवाल या संभावना बनती है कि 2 सवाल और हिट हो जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा स्टार मार्क लगाना कि एक ट्रेडिशनल ढर्रे से मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। आप देख भी रहे होंगे इतने टाइम से मैं कंटिन्यूस लेक्चर्स ले रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य वो हो हल्ला करना नहीं है। ठीक है, जैसा भी मामला होता है टू दी पॉइंट अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं। जो बच्चे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, अभी दुनिया सिर्फ नॉलेज के जाल में पड़ी है कि सवाल चाहे टीचर 10 मिनट में उसको सोल्व कर रहा है, टीचर ने ये कह दिया कि इसको सेकंडों में ख़त्म किया जा सकता है। बच्चे की उतनी बुद्धि है, बस वो सोच लेता है कि मास्टर कह रहा है कि 5 सेकंड में सवाल खत्म हो रहा है, मतलब हो रहा है। चाहे उसकी आंखों में वो सवाल 10 मिनट में हो, चाहे उसको सीधे टीचर भी सोल्व करे तो भी उसको 2 मिनट लग जाए। एक्सप्लेन करता है टीचर, खैर टाइम लगना जायज़ सी बात है, लेकिन फिर भी उसको 5 सेकंड वाली बात सुननी है। ऐसा हर सवाल के लिए सत्य नहीं होता है। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करके देख लें। अगर कहीं पहले पढ़ चुके हैं तो 5-5 सेकंड में अब तक सवाल बन जाने चाहिए थे। अपना उद्देश्य यहाँ पर है कि भाई जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं डिटेल के अंदर। हर रोज़ आप मेरे लिए 1 घंटा निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज़ आपको लगना चाहिए कि भाई आज कुछ ना कुछ सीखा हो। कैलकुलेशन के मामले में सीखा हो, लैंग्वेज टीचर ने हिंट करवाया कि भाई ऐसी गड़बड़ होती है, कॉन्सेप्ट के नाम पर चीज़ें सीखते हैं, तो हर चीज़ हमें सीखनी है। तो इसलिए इस सवाल को आप स्टार मार्क कर लेना कि भाई यहाँ पर अमूमन बच्चे रीडिंग एरर कर देते हैं। ठीक है, अब चलो मुद्दे की बात करते हैं कि आपने रीडिंग एरर नहीं किया, आप सीधे आ गए। 3 साल में मामला क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल होता है, इसका R% A, इसका R% A, इसका भी R% B।
प्रिंसिपल का R% A, इन दोनों का R% लिखते हो तो B और इसका R% क्या लिखते हो C। ये बात पढ़ी थी, इसको हमने खत्म किया था किससे, 3A 3B और C से, और लास्ट में इसी बात को हमने लिखा था 331। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर सर्च कर लेना, ये बात आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है वो आपको लेना है, तो इसका मतलब इसके बीच में ये थर्ड ईयर हो गया और ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर। तो बड़े में से छोटे को लेस करोगे, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। असल में डिफरेंस क्या है, बी और सी की वैल्यू। बी क्या है ये भी पता हो, प्रिंसिपल का R% बी है, और प्रिंसिपल के R% का भी R% निकालोगे, वो आपके पास क्या है C। अब ये सारी की सारी चीजें जैसे एक बार तो मैं सोल्व करके आपको बता दूं, जैसे आपने लिखा 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए का R% निकालोगे, मतलब 16% आप निकालोगे 16/100, ये आ गया B, ठीक है, ये वैल्यू आ गई B की, ये आपको चाहिए थी। इस वैल्यू को आपने फाइंड किया, सॉरी गलत कर दिया ना, 15,000 का ये ए पर आ गए है, इसका भी आपको 16% निकालना है, 16/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 50 से काटा आपने 3 बार, 50 से काटा 2 बार, 8 बार, ठीक है भाई। यहां से देखना जरा, 8 गुणा में आपका 3 हो गया 24, और 24 को 16 से गुणा कर लोगे तो कितना आ गया भाई, 24 गुणा में 16, 16 4 आपका 64, 16 2 32 और 6 38, कितने रुपए आ गए भाई, 384 रुपए। क्या निकाल लिया आपने, प्रिंसिपल का R%, उसका भी R% निकालते B आ गया। अब इस B का भी क्या करना होता आपको, R%, इसका 16% आप फाइंड करोगे, 16% आपको फाइंड करना है। पहले 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 4 64, 16 को 8 से गुणा किया 128 आ गया, उसमें आपने ऐड कर दिया 6 तो 34 बन गया, कैरी 13, 16 3 48, 48 में 13 जोड़ दिया तो 61, 2 पॉइंट लग गए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 61.44, रिजल्ट आ गया ये 0.44, यहाँ पर 5 14 और ये 445.44 रुपए, ठीक है। ये नॉर्मल बात हो गई कि बस अपना उद्देश्य ये था कि सवाल कैसे सोल्व हो जाए। एग्जाम वाली बात करते हैं। एग्जाम में देखो, एक तो आप रीडिंग एरर नहीं करोगे, ये आपने सुधार कर लिया, ठीक है भाई। इसके अलावा देखना, दूसरी बात ये है, क्या आपके दिमाग में, मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि 3 साल पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और चैप्टर CISI की कंबाइंड बात करें, 80% क्वेश्चंस एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर रहता है CISI में से CI चैप्टर, 80% सवाल वो वहां से बनाता है, 20% सवाल वो आपके बनाता है, ये मान के चलो सिंपल इंटरेस्ट से। स्पेशली SSC का जो पैटर्न देखोगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। 3 साल पर सबसे ज्यादा सवाल और बनते हैं, तो 3 साल वाली टेबल माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ A होता है, यहाँ A और B होता है, यहाँ पर A B B और C होता है। जैसे ही उसने आपसे ये कहा कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर, A से A कट गया, साधारण ब्याज दोनों सालों में मिलेगा, ब्याज पर ब्याज B से एक B कट गया, क्या बचा आपके पास B + C। तो सीधे सीधे आपकी एग्जाम में जो अप्रोच होती इस सवाल को डील करने की, वो ये थी कि 15,000 रुपए आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनका आपको 16% निकालना है, ये तो A की वैल्यू आ गई, और इसका भी आपको 16% निकालना है, ये वैल्यू आपकी B की आ गई। 2 0 से 2 0 कट गए, 50 से काटा 3 बार, 2 बार, 8 बार, ठीक है भाई। यहां से आपने मल्टीप्लाई किया, 8 गुणा 3 आपका 24 हो गया, 8 3 आपका 24 हो गया, 24 5 120 होता है, 24 6 आपका 144 होता है, ठीक। 24 एकम 24, 24 में 14 जोड़ दिया तो आपके पास कितना आ गया भाई, 38, 384 रुपए आ गया। इसका भी आपको क्या निकालना है, 16%, वो क्या होगा C। तो आप क्या करो भाई, 16% निकालोगे, इसको 16 से गुणा करोगे, 100 का भाग दोगे तो 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट आएगा, तो पहले ही वो प्लेस एडजस्ट कर दी। 16 4 आपके पास 64, 16 8 132 में 6 जोड़ दिया 134, 13 कैरी, 16 3 48 और 61, इसको आपने ऐड किया 0.44 5 4 4। ये असल में होती है आपकी एग्जाम अप्रोच ऐसे सवालों को डील करने की। डिटेल में मैं इसलिए करवाना स्टार्ट कर दिया है कि सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच कई बच्चे मैसेज करते हैं,
कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सर पहले तो हमेशा ही सारी एग्जाम अप्रोच ही डिस्कस करते थे। देखो मेरे पास आने लग गए मैसेजेस कि सर हमारा मैथ्स उतना बेहतर नहीं है, कुछ बच्चों का होता है वो सीधे पकड़ जाते हैं, फिर हम 1-2 दिन ट्राई करते हैं क्लासेस देखने की, हमारी वैसे बात नहीं बनती कि नो डाउट एग्जाम अप्रोच टाइम कम में सोल्व हो रहा है लेकिन बात ही नहीं पकड़ में आ रही, तो क्या करें। इसलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया कि हर टाइप का बच्चा, कि रेलवे का जो स्टूडेंट है वो भी इस सीरीज को देखे तो उसे कुछ फायदा तो हो कम से कम, कि भाई स्टेज 1 की एग्जाम हो गई, आगे भी तो उनकी एग्जाम होगी, तो लेवल बढ़ा करके अगर वो पढ़ना चाहे तो क्या करे, तो वो उन मॉक टेस्ट को देखे भाई कंटिन्यूस बेस के ऊपर। और यहाँ पर इसीलिए मैं पैरेलल में आपको चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या कहा कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है आपका यहाँ पर DC के। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक ट्रेपीजियम ले लिया हमने रैंडम, ये वाला, ठीक है भाई, ABC और D, ये और ये आपका पैरेलल, ठीक है भाई। और जिसमें इसके डायगोनल जो है, एक डायगोनल इसका ये ले लिया हमने, एक ये डायगोनल ले लिया, कहाँ मिलते हैं, P पर मिलते हैं। फिर AP की वैल्यू दे दी, A से P, P से C, फिर आपको B से P की वैल्यू दे दी और P से D की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछा DB की लेंथ क्या होगी, D से लेकर B तक की लेंथ क्या होगी। एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ट्रेपीजियम में होता क्या है देखो, और वो रिजल्ट कहाँ से आया। रिजल्ट तो सिंपल सा है, ट्रेपीजियम में आप लिख सकते हो डायगोनल P पॉइंट पर कट करते हैं तो PA इंटू में PC, डायगोनल ही है ये पूरा का पूरा। ऐसे ही PB इंटू में PD, ये भी आपका क्या है, पूरा का पूरा डायगोनल। ये लिखा जाता, लिखा क्यों जाता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो 2 पैरेलल लाइन जा रही है, तीसरी लाइन ने कट किया तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसे ही 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने कट किया, अगर इसे हम बीटा नाम देते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा आपका, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा एंगल। 2 अलग अलग ट्रायंगल्स के अंदर अगर आपने 2 एंगल भी ढूंढ लिए इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक होना ही, हमने तो तीनों ही ढूंढ लिए। तो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, क्योंकि आप साइन रूल दोनों पर अप्लाई करके देखोगे तो इनकी साइड्स का रेशियो है वो एक पर्टिकुलर मेंटेन होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये रिजल्ट वहीं से आया। क्या किया उसने, अल्फा के सामने भुजा लिखी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। छोटे ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने उसने भुजा लिखी PD, और बड़े ट्रायंगल में भी क्या होगा, अल्फा के सामने उसे भुजा लिखनी होगी PB। थीटा एंगल लेने का कोई फायदा नहीं है। बीटा के सामने इस छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी में ऐसा ही लिखा जाता है, अभी PC लिखी, और यहां पर बीटा के सामने की भुजा इसने PA लिखी। जब इसे सोल्व करेगा तो देखना जरा, PA इंटू में PD, PA, एक मिनट क्या गड़बड़ कर दिया भाई हमने, एक मिनट। देखो छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने PD और अल्फा के सामने PB आ गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर बीटा के सामने छोटे ट्रायंगल के अंदर लेंथ दी इसने P से C तक, P से C तक, ठीक है, और इसमें बीटा के सामने लेंथ दी इसने PA। तो यहां से रिजल्ट आपका क्या निकल के आ गया, PA इंटू में PD और PB इंटू में PC। एक मिनट भाई हमने गड़बड़ी कर दी थी ना, चलो फिर से लिख देते हैं। देखो चलो मिस्टेक कर दी एक छोटी सी, सुधार कर देते हैं। क्या हुआ, सिमिलर कैसे हुए, 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने काटा, इधर एंगल अल्फा है तो इसका अल्टरनेटिव एंगल पढ़ा था हमने एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल अल्फा होगा। ऐसे ये बीटा है तो बीटा है। ये जो छोटा ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के आपके क्या हो जाएगा, सिमिलर। दोनों में आप सिमिलरिटी अप्लाई करोगे। सिमिलरिटी जब आप अप्लाई करोगे तो अल्फा के सामने छोटे ट्रायंगल में भुजा जो है वो P से आपकी D तक है, ठीक है, P से आपने D लिख दी। अल्फा के सामने आप बड़े ट्रायंगल के अंदर भुजा लिखोगे तो वो आपकी मेंटेन होगी PB, ये आपने लिख दी। अल्फा के सामने, बीटा के सामने यहां पर जो भुजा है छोटे ट्रायंगल में वो आपने PC लिख दी। बीटा के सामने यहां पर जो भुजा है वो आपने PA लिख दी। ये रिलेशन है उसको जल्दबाजी में गड़बड़ करके लिख दिया, ठीक है। PA इंटू में आपका PD हो गया। इस पर आपको वैसे दिमाग ज्यादा लगाना नहीं था, ठीक। चलो भाई, और इजी वे में अगर थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो इस बात को तो प्रॉपर्टी हो सकता है सिमिलरिटी से ना ध्यान रखे रहे तो क्या कर सकते हो, पैटर्न ऐसे चेंज कर दो
कि पी ए अपोन में आपका क्या हो जाएगा, पी बी। पी ए अपोन में पी बी बराबर पी सी अपोन में पी डी। ये भी रिलेशन हो सकता है आपका, पी ए अपोन में पी बी, वही रिलेशन आपका पी सी अपोन में पी डी। इसको इजी वे में आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, एक पार्ट आज का मिस कर दिया थोड़ा सा गलती से। देखो वैल्यू रख ले, पी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, एग्जाम में आपका ये पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। क्या है भाई, पी ए की वैल्यू आप रखोगे तो कितनी आ जाएगी, 3x माइनस 1। पी बी की वैल्यू देखना जरा आपके पास कितनी है, 2x प्लस 1 बराबर, फिर देखना जरा पी सी की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस का 3, और पी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6x माइनस का 5। असल में सवाल यहां से आपका स्टार्ट होता है, वो आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। अब इसे हम लोग करेंगे सोल्व करने का वही तरीका। ये देखो 6x, 6 गुणा 3 18x स्क्वायर, 5 गुणा 2 10x स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 8x स्क्वायर। ये कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस का पेपर देते हैं तो कम से कम 10 से 15 जगह ये कैलकुलेशन बनती है। एक बार सुधार लोगे हर जगह सुधर जाएगी। अब दूसरा समाधान कर लेते हैं x की वैल्यूज का। यहाँ से क्या बनेगा भाई आपका -6x माइनस आपका 3x, तो ये 6 और 5 3, 5 गुणा 3 15, 15 और 6 माइनस का 21x। फिर देखो ये इधर 5x बना, ये इधर गुणा होगा तो माइनस का 6x, इधर से क्या बना माइनस का x, इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का, इससे लेस हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5, ये 3 इधर आ जाएगा तो पूरा जोड़ करके 8 हो जाएगा। लिखा जा सकता है 8 गुणा में 8, आपके पास यहाँ क्या मेंटेन हुआ भाई 64। इसको थोड़ा सा और इजी कर दें, जैसे 4 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा में 2 4। याद करो ये बात भी मैंने आपको पीछे सिखाई थी। रीज़न क्या है, अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देख रहे होंगे, पहले आपने जो मैंने पढ़ाया जैसे अलजेब्रा में कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, तो इश्यू आ सकता है कि वो पढ़ा नहीं है, सीधे देख रहे हैं। अब ये चीज़ सिखाई थी आपको कि 2 गुणा 2 आपका 4 बन रहा है, 5 के ऐसे फैक्टर क्या करें -4 और -1 करें, साइन चेंज कर दोगे तो दोनों चीज़ें प्लस की हो जाएंगी। इस 2 का डिवीज़न करना होगा, तो वैल्यू जो है आपकी वो जस्टिफाई कर रही है x की वैल्यू क्या 2 और आपका 1/2। ठीक है, हम लोग किसी एक पर ट्राई कर लेते हैं। किसी एक पर देखो जरा क्या पूछा उसने, बी से डी तक की लेंथ असल में देखा जाए तो क्या है, किसका सम है, बी से पी बी और पी डी का आपका सम है। पी बी अगर आप देखते हो तो 2x प्लस 1 है आपके पास, पी बी आपके पास 2x प्लस 1 है, और पी डी आपके पास 6x माइनस का 5 है। दोनों को ऐड करोगे तो 8x माइनस का 4 आएगा। वैल्यू रखे, 16 में से 4 चला गया, रिजल्ट क्या दे दिया इसने 12। आपका जस्टिफाई हो गया। अगले वाले में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, अगर आप 1/2 रखते 4 - 4 वो मामला आपका 0 हो जाता। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में डायग्राम नहीं बनाने होते। एग्ज़ाम हॉल में सिमिलरिटी को फिर से प्रूफ करने की नीड नहीं होती है, ये नोट्स का काम है, नोट्स में आपने शामिल किया। सवाल किस में आते हैं भाई, ये कैलकुलेटिव नेचर में आते हैं। कैलकुलेटिव ज़रूरी नहीं होता है कि वैल्यू डिफिकल्ट दे दे, पैटर्न आपका कैलकुलेटिव बन सकता है जैसा ये बन रहा है। एक स्टूडेंट पहले इसको इससे गुणा करेगा, फिर इसको इससे गुणा करेगा। यकीन मानो अगर आप ऐसा भी करते हैं, टाइमर लगा लेना, 20 सेकंड से पहले आपसे ये लाइन पहले वाली लिखी ही नहीं जाएगी, उसके बाद आप इस लाइन को लिखोगे। और ये जो आपको अप्रोच सिखाई गई है इसे नहीं फॉलो करोगे, या तो श्रीधराचार्य लगाओगे, श्रीधराचार्य लगाने का मतलब 20 सेकंड फिर चले गए, वो नहीं लगाओगे तो फैक्टराइज करके फिर परफेक्ट फॉर्मेट में इसको सेट करोगे, 20 से 25 सेकंड वो भी किल करेगा। जबकि यहाँ दिख रहा था कि -4 है, सिखाया था साइन चेंज करना होता था, मल्टीपल आता था, लॉजिक भी दिया था आपको, अलजेब्रा के अंदर ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी। तो सवाल इतना था, कैलकुलेटिव नेचर का था, बिल्कुल इसका कोई समाधान नहीं किया जा सकता। मेरा उद्देश्य आपको अट्रैक्टिव चीज़ें पढ़ाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी एग्ज़ाम्स जो होती हैं वो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछती हैं। या तो इनको ऐसा किया जाए कि भाई मॉक टेस्ट के नाम पर इनको शामिल ही ना करें, वही करवा दें जो आपसे आसानी से हो रहा है, वही करवा दें जिसमें टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अपन तो वैसे भी एग्ज़ाम अप्रोच से करते हैं, तो जो चीज़ें लोग 5-5 लाइन में करते हैं उनको 1-1 लाइन में वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं। उद्देश्य मेरा ये है इफेक्टिव पढ़ें, अट्रैक्टिव ना पढ़ें। सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही हैं इसका मतलब कोई ना कोई समस्या है, सारी चीज़ें अट्रैक्टिव है ही नहीं,
कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हर चीज अट्रैक्टिव नहीं लग सकती, कुछ पार्ट्स आपको अट्रैक्टिव लग सकते हैं। ठीक है, यही मैथ्स के साथ है, यही जीएस के साथ है, आपका रीजनिंग के साथ है। तो प्रयास करें। देखना अगला सवाल, आपको एक नंबर दे रखा है 2074x4y2, किससे डिविजिबल है भाई? 88 से। 88 से डिविजिबल है, तो इन सब का हमने एक पैटर्न देख लिया था कि इवन के नाम पर 2 को साइड में ही कर दो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 साइड हो गया, 11 अलग से बचा। ये नंबर आपका 8 से भी डिविजिबल हो और ये नंबर आपका किससे? 11 से भी डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल होने के लिए देखना जरा y की वैल्यू क्या रखें। अगर मैं इसमें भाग दूं 0 रखूं, तो एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है इसको ऐसे भी चिंतन कर सकते हैं हम, 4y2 है, इसको आप लिख सकते हो 400 प्लस y2। अगर यहां पर ये डिविजिबल बन ही रहा है 400 के अंदर तो तनाव ही नहीं है। उस केस में क्या करना, आपको y2 में ही डिवीजन करना 8 का। मैंने 0 रखा, नहीं बात बनी। 1 रखा, 12 में भी नहीं जा रहा। 2 रखा, 22 में भी नहीं जा रहा। 3 रखा, 32 में जा रहा है। y की जगह क्या रख दिया मैंने? 3। तो इसको रिप्लेस कर दिया 3 से y को। एक काम आसान हो गया। अब क्या करना है? अब अगले टास्क पर आ जाओ। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 10 आ गया, माइनस ऐड करना जरा यहाँ से। 2 और 7 आपका 9, 9 में x जोड़ा, फिर उसमें 3 जोड़ा, 9 और 3 12 प्लस का आपके पास x आ गया। इसको इसमें से आपने लेस कर दिया। इसमें जरूरी नहीं है कि आप छोटे में से बड़े को कोई सा भी आपका मन करे, इनका आपको असल में डिफरेंस लेना होता है। तो यहां से करोगे तो यहां वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी? ये माइनस की 2 और माइनस की x। घबराने की नीड नहीं है। अगर ऐसा बन जाए, इसको लेकर कंफर्ट नहीं है कि जैसे भाई यहां पर जो नंबर बनेगा वो किसका बनेगा? 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। x की वैल्यू आपको कुछ भी रखनी है। x की वैल्यू नेगेटिव तो रख नहीं सकते कि भाई -2 आएगी तो कट करके 0 बन गया। कोई वैल्यू बनाओगे, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो तो ये बात बन जाएगी प्लस के अंदर। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 9 रखी जाएगी। तो 11 से 11 कट गया, नेगेटिव बन रहा है, कोई समस्या नहीं। अगर ऐसा कोई स्ट्रेस आता है तो हमेशा यहाँ माइनस का साइन ना लगा करके डिफरेंस का साइन लगा लें कि जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को लेस करेंगे। तो 12x प्लस x में से इसको लेस किया तो आपके पास बचा 2 प्लस x। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9। पूछा क्या है भाई? 4x। 4x मतलब x की वैल्यू 9, 9 गुणा में 4 36 प्लस 3y। y की वैल्यू 3 है तो 9 जोड़ दिया। रिजल्ट क्या मेंटेन हो गया अपना? 45। ठीक, तो ऐसे हमने कई सारे सवाल कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से आपका इजी फॉर्मेट के अंदर कंसीडर होगा। एवरेज का भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा सवाल को मैं जूम कर देता हूं। कैलकुलेटिव नेचर का ये सवाल होता है। इसका समाधान क्या है भाई? बेस वैल्यू टोटल से अगर इसको करने लग गए तो टोटल करने से बेहतर है आप इस सवाल को छोड़ दो। अगर आप किसी ऐसी एग्जाम में बैठते हैं जिसमें टाइम की मारामारी होती है, जैसे एसएससी का कोई भी वेरिएंट हो, टोटल से इस सवाल को करना चाहते हो, इस सवाल को छोड़ दो, क्योंकि ये आपका एक्सट्रीम टाइम किल कर लेगा। ठीक है भाई, तो क्या करें? तो इसके लिए आपको मैंने पढ़ा रखा है बीवी कॉन्सेप्ट, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। एक पूरा का पूरा सर्च कर लेना, कंप्लीट एवरेज बाय वासु सर। 9 घंटे के आसपास का वीडियो है। 190 के आसपास उसमें एक से बढ़कर एक शानदार सवाल करवाए गए हैं। जितने भी सवाल लगभग उसमें ये मान के चलना 160-65 सवाल तो वो हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। कुछ सवाल उसमें इजी भी हैं, जैसे 40-50 सवाल। कुछ का स्तर मॉडरेट भी है, कुछ एग्जाम में भी डिफिकल्ट पूछे गए हैं, और उसके अलावा भी मैंने उसमें लगभग 15 सवालों का लेवल एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट रखा है। ठीक है, कि एक बार आप चैप्टर कर लें तो उसके बाद आपको कभी पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो सर्च करें कंप्लीट एवरेज बाय वासु सर। 9 घंटे का वीडियो है। टारगेट लेकर के उसको देखें कि इसको मैं 3 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। एवरेज के नाम पर आपको कुछ करने की नीड नहीं होगी। अगर आप आज भी टोटल से करेंगे इन सवालों को, इतना एक्सट्रीम टाइम किल हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो बेटर क्या है, इससे करेंगे बीवी कॉन्सेप्ट से। बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भी 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो हमने मान लिया हर एक संख्या 80 है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज कुछ है, अगली 5 संख्याओं का कुछ है, फिर 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या, उनका कोई रिलेशन है। 11वीं और 13वीं संख्या का हमसे पूछ रहा है औसत।
मुद्दे की बात है, हमने सबका एवरेज 80 माना है। 5 संख्याएं 10 संख्याएं हटा दो, पीछे बची 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का एवरेज 80, तो टोटल कितना 80 गुणा में 3 240, ये हो गया। अब कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई ये तो हमने माना, उसके हिसाब से इनका सम 240 है। अब देखो 13 का ग्रुप है, 3 संख्याएं तो रखनी है, उनके हिस्से में तो 240 है। पहली 5 संख्याएं एवरेज कितना है 74.5, उठाया ग्रुप से बाहर फेंक दिया 5 संख्याओं को, क्या फर्क पड़ेगा ग्रुप पर? हर एक संख्या 80 जानी चाहिए थी, जा कितनी रही है 74.5। इसका मतलब हर एक संख्या क्या कर रही है, खुद का 5.5 संख्याएं हैं ग्रुप में ही छोड़कर चली गई, छोड़ के चली गई या नहीं चली गई? जाना हमने क्या कहा था कि हर एक संख्या की वैल्यू 80 है, हमने 5 संख्याएं उठाई बाहर कर दी, उनका एवरेज तो 74.5 ही था। बाहर चेक किया तो पता क्या चला, हर संख्या खुद के हिस्से का 5.5 ग्रुप में छोड़ गई, 5 संख्याएं थी, इतनी वैल्यू ग्रुप पे ऐड हो गई। अगली 5 संख्याएं उठाई ग्रुप से बाहर कर दी, अब उनका एवरेज देखा तो वो तो 82.5 था। इसका मतलब हर एक संख्या के पास एक्स्ट्रा क्या है 2.5, तो वो लाई कहां से, वो जाते टाइम ग्रुप से हर एक संख्या 2.5 एक्स्ट्रा खुद के साथ ले गई। तो इसका मतलब इन संख्याओं ने क्या किया है 2.5 के हिसाब से डिफरेंस क्रिएट कर दिया। संख्याएं कितनी है 5। इनके साथ कोई तनाव है? कोई तनाव नहीं है भाई, इनका तो 240 होना चाहिए था, मान लिया। अब जो कुछ प्लस माइनस हो रहा था उसको एडजस्ट कर लें। देखो इन दोनों में से क्या होगा, 5 तो कॉमन आ गया, 5.5 में से 2.5 आप लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 3 बच गया, 5 बाहर है 15। इसका मतलब ग्रुप की जो टोटल वैल्यू निकल के आई कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या तीनों का सम कितना बन गया भाई आपका 255। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट यही बात है जो नई है, यही बात है जो आपको सीखनी है, जो आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकती है। वरना तो 13 गुणा 80 करोगे, 5 गुणा 74.5 करोगे, फिर 5 गुणा 82, फिर तो हो लिया वो सवाल। अब अगले मुद्दे पर बात करते हैं कि 3 संख्याएं जो बच गई उनका सम ये है। इसमें क्या कह रहा है, 11वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। अगर मैं 13वीं संख्या को x मानूं तो 12th नंबर का जो मेरा नंबर है वो 13वीं से 6 कम है। x से कितना कर दें हम लोग 6 कम कर दें, कर दिया भाई। फिर अगली बात ये क्या कह रहा है, 11वीं संख्या ये जो 12वीं है इससे 6 ज्यादा, इसमें 6 बढ़ाओगे तो क्या मेंटेन होगा, x होगा। सबको जोड़ दिया तो कितना आया 3x, ये आपका 6, इसको उधर भेज दो, कितना आ गया भाई 261। 3 से कैंसिल आउट कर दें तो कितनी बार हो गया 8 बार, 8 3 24 और 21 में 2 बार डिवीजन, x की वैल्यू आ गई। कह क्या रहा है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं संख्या x है, ये भी x है, दोनों को जोड़ोगे 2x आएगा, उसमें 2 का भाग दोगे तो एवरेज क्या आएगा x ही आएगा। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बेस वैल्यू से करते हैं तो मामला आपका दिखने में भी कैलकुलेटिव नहीं रहता, ठीक है, और वैसे करेंगे तो ये दिखने में तो क्या होना ही कैलकुलेटिव है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखना आपको। देखना जरा अगला सवाल। और सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट यार लाइक तो किया करो। ग्रुप के ऊपर जो एक पोल करवाया था लगभग उसमें 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, जबकि अपने सेशन चलते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, अलजेब्रा स्टार्ट करें, ये करें वो करें। 1000 बच्चों की डिमांड थी उस पोल में पार्टिसिपेट करने वाली, और विडम्बना देखो लाइक के नाम पर 100 नहीं आ रहे हैं, कमेंट के नाम पर 20 नहीं आ रहे हैं, व्यू के नाम पर 1000 नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसा कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता। मैं आपको सीधी सत्य बात बता दूं कि भविष्य में आप जा करके ये कह दें गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी हम लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप ये अपना डेडिकेशन दिखा नहीं रहे। आप सोच रहे हैं टीचर ऐसे इसी फ्लो के अंदर हमें चलाता रहे, ऐसा संभव नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं चल पाती हैं चीज़ें। तो मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ, इन सेशंस को थोड़ा बहुत लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इनको शेयर भी किया करें, दूसरों तक पहुंचाएं कि खुद सीख रहे हैं तो कम से कम आपके आसपास यार ग्रुप में, मेरे ख्याल से हर बच्चे के ग्रुप में 5-7 बच्चे तो होते ही होंगे जिनकी डिमांड होगी पढ़ाई लिखाई करना, तो उनके साथ शेयर करो। उनको भी कहो कि भाई आगे 2-3 लोगों से तो हर एक शेयर किया करें। धीरे धीरे फ्लो मिलेगा तो ये जो पेड वेड के जितने भी झंझट होते हैं आपको नहीं, फ्री में ही सारा कंटेंट मिल जाएगा।
देखो ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हो गया हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके डायगोनल पी पर कट करते हैं। ठीक है भाई, ये हमने एक रैंडम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी और डी। इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट करते हैं पी पर। पी के बारे में कुछ नहीं कहा तो जबरदस्ती सेंटर नहीं मानना, एक गड़बड़ हो सकती है। ए बी बराबर बी सी का, ये ए बी है आपका, ये वाला बी सी है। एंगल क्या कहा देखो, डी बी सी, डी बी और सी की वैल्यू 70 डिग्री, ये 70 होता है तो डी ए सी भी आपका क्या होता है भाई 70 लिख सकते हो साथ साथ ही। बी ए सी की वैल्यू इसने क्या कही है भाई 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, पी सी डी की वैल्यू, पी सी और डी ये पूछ रहा है आपसे। देखो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना कौन सा, ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है तो ये 30 है, तो ये भुजा ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया। सामने ए और सी मिलकर के पढ़ चुके हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है हमारा वो 180 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, ए प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री, 100 ये हो गया, 80 इसकी वैल्यू होनी है, 80 में से 30 इसके पास ही है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का जो रिजल्ट होगा हमारा वो कितना होगा 50 डिग्री। इजी कैटेगरी का सवाल है ये, कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने वाली बात थी नहीं इसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते हैं। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 8% की हानि पर 100 रुपये में मान लो आदमी ने सामान खरीदा, 8% का लॉस लिया, इसका मतलब कितने में बेचा उसने 92 में। फिर क्या करा, यदि इसे 10.5% 10.5% का प्रॉफिट, 100 की चीज कितने में जाएगी भाई 110.5 में। ठीक है, तो कितने रुपए अधिक मिलते 92.5। तो देखो पहले 92 में बेच रहा था, फिर कितने में बेचा 110.5 में, 10 का अंतर ये 8 का ये, तो आप लिख सकते हो ना भाई 18.5 का अंतर है। 18.5 का अंतर किसको बता रहा है 92.50 को बता रहा है। किससे गुणा किया देखना जरा, 18 को अगर हम 5 से कर दें तो 90 आएगा, 0.5 को 5 से कर दे 2.5 आएगा, तो इसका मतलब 5 से जस्टिफाई हो रही है बात। किस मूल्य पर बेचे 12% का लाभ, 100 रुपए की चीज को 112 में बेचे, लेकिन 112 एग्जैक्ट नहीं है, 5 से गुणा करोगे, 112 तो रेशियो की वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 560 रुपए। ठीक है भाई, एग्जाम में क्या करते हैं ऐसे सवालों में, थोड़ा सा सुधार कर लेते एग्जाम में। ग्राफ इजी बन रहा है, कैसे 100 की चीज 100 की चीज 92 में 100 की चीज 110.5, 92 से 110.5 अंतर 8 और 10 18.5, तो आप लिख सकते थे 92.5 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 18.5 को, और आपको चाहिए किसकी वैल्यू 112 की, तो 112 से गुणा कर दो, ये इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट 5 बार ये कटता हुआ दिख ही रहा है, तो ये आ जाएगा 560। ये आपकी होती है एग्जाम अप्रोच। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप शुरुआत के अंदर चाहें तो चीजों को इस डिटेल में कर सकते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, थोड़ा जूम कर देता हूं प्रॉपर आपको दिख जाए। देखो पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में टैंक भर सकते हैं। पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे सुबह एक साथ स्टार्ट किया, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया और बी को स्टार्ट कर दिया, टैंक कब खाली हो जाएगा। कैसे सवाल है भाई, सीधे सीधे पहले तो क्या करो, ए बी और सी का लिख लो टाइम, सबका आर में लिखना है। 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 1 घंटे 15 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स को 1/5 आवर का 1/4 लिखोगे, तो ये क्या बना 5/4 आर। एलसीएम लेना, नीचे वाले पार्ट का नहीं लेना, सिर्फ न्यूमरेटर का। 2 5 1 का एलसीएम कितना आ गया 10। इसकी इफिशियंसी 10 आ गई, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई,
इसकी इफिशियंसी डिवीजन करोगे तो 8 आ गई, लेकिन ये कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब ए और बी तो भर रहे थे, सी इसको खाली कर रहा है, ये इसने लिखा हुआ ही था, इसीलिए हमने इफिशियंसी को माइनस लिख दिया। अब देखो ए और बी को 9 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटे तक दुबा देखो तो इसका मतलब 2 घंटे तक कौन चला भाई, ए और सी। ए की इफिशियंसी 10 और इसकी -8। तो अब एक बात बताओ, ए क्या करेगा, 1 घंटे में 10 लीटर पानी अंदर डालेगा, सी 8 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। टंकी में हर घंटे पानी कितना जाएगा, 2 लीटर। तो 10 और 8 2 लीटर, इसने 10 डाला, इसने 8 निकाल दिया। टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर, तो 2 घंटे में 4 लीटर। अब 2 घंटे बाद टंकी में बचा है 4 लीटर पानी। अब क्या कहा इसने, ए को कर दिया भाई बंद, बी को चालू कर दिया। बी क्या करेगा, बी करेगा 5 लीटर पानी डालेगा, सी भी चालू है, 8 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो फाइनली क्या होगा, हर घंटे 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा। तो हर घंटे 3 माइनस किसको बताता है, सिर्फ इस बात को बताता है कि टंकी खाली हो रही है, क्योंकि खाली करने वाले की इफिशियंसी ज़्यादा है, भरने वाले की कम। बी ने टंकी में 5 लीटर पानी डाला, इसने 8 लीटर बाहर निकाल दिया। 4 लीटर टंकी में पानी पहले से ही था, उसी के अंदर बात एडजस्ट हो गई। तो सोल्व करोगे तो टाइम कितना आएगा, यहाँ से इसको भूल जाओ, 1/3 आर आ गया। 9 से 11 तक तो मामला हो ही गया था, 11 के बाद 1 घंटा ये लग गया, 12 बज गए। 1/3 आर 60 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो 12:20 पर मामला क्या होगा, टैंक पूरा का पूरा आपका खाली हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती और बी की आय में 90%। ठीक है, ए और बी की कुछ आय मान लो, साथ में ध्यान क्या रखना है, ए और बी 50% का मतलब होता है 1/2 बी की आय से, तो इसका मतलब इसकी 2 तो इसकी 3। अब इनका 40 और 90% निकालना है, तो दोनों के क्या लगा लो भाई, 0 0 लगा लो। ए की इनकम 40% बढ़ी, इसका 40% निकालोगे तो 4 3 12 आ जाएगा। 90% कितना आ जाएगा भाई, 18। ये इनकी इनकम बढ़ गई, दोनों की टोटल इनकम कितनी थी भाई, 30 20 50, बढ़ कितनी गई, 18 12 30 बढ़ गई। 50 पर 30 प्रतिशत में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100 60%, या फिर 3/5 सीधे भी हमें पता है कि क्या होता है हमारा 60% लिखा जा सकता है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बोर्ड मास का एक सवाल के स्टार लगा लिया करो। बोर्ड मास में वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन जब भी कभी ऑफ या फिर का इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी बोर्ड मास के सवाल में, तो ध्यान ये रखना है कि उसमें एरर होने के चांसेस मैक्सिमम है, कि अगर कहीं भी ऑफ या का शामिल है और बोर्ड मास का सवाल है, उसको सोल्व करते टाइम अवेयर हो जाए। ठीक है, एक बात, जहां डिवीजन है वहां भी एरर होने के छोटे मोटे आपके चांसेस बनते हैं। अब देखो ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, इस टाइप का मामला चल रहा है। पहले ब्रैकेट का समाधान करते हैं। 5 + 3 डिवाइड बाई 5 इंटू में 5, तो 5 + 3/5 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, तो 5 और 3 8। ये तो बड़ा ब्रैकेट आसानी से, ये ब्रैकेट तो बड़ा ही आसानी से सोल्व हो गया। फिर क्या है, डिवीजन। अगला ब्रैकेट 3 डिवीजन, 3 का 6, 3 ऑफ 6, पहले उसको सोल्व करोगे, 3 गुणा 6 18, 3/18 करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/6। अब क्या है आपके पास, फिर से ऑफ, इसे फिर सोल्व करना। देखना इसमें फिर दिमाग लगाना, देखो 4 गुणा में 4, फिर डिवीजन है, क्या है आपका 4 इंटू में 4 है, फिर डिवीजन है। डिवीजन के बाद भी क्या है, 4 ऑफ 4, पहले उसको सोल्व करोगे तो 4 गुणा 4 16, इसमें आपको डिवीजन करना है 16 का, ये पार्ट इससे कट गया, 1 आ गया। फिर प्लस का साइन आपके पास, ठीक है भाई, प्लस का साइन है, 4 में 4 का डिवीजन किया, 1 आ गया, गुणा में 4 कर दिया। ये मामला था। इसको इंटरचेंज करके क्या लिख दोगे, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बीच में ऑफ है, ये वाली बात आपके पास कितनी बन गई, 5। पहले मल्टीप्लाई होगा ये 5/6, डिवीजन 5/6 है, तो इसको क्या लिख लोगे आप, 6/5 इंटरचेंज करके। 48 में 5 का डिवीजन किया, 9 बार, 3 बच गया, यहाँ पर नीचे आपके पास क्या निकल के आ गया, 5। 9 3/5 यहाँ से हमारा आ गया रिजल्ट। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं।
इसने क्या कहा कि धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी लंबाई 1.4 मीटर है, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या होगी। जब भी कोई पाइप की बात चल रही होती है और उसकी कोई थिकनेस भी है, इसका मतलब वो काम करता है होलो सिलेंडर की तरह। होलो सिलेंडर सर्च कर देना वैसे तो वासु सर होलो सिलेंडर, तो इसका कंक्लूजन भी निकल जाएगा। जो चीज़ें बाकी साथ साथ में मैं चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहा हूँ। देखो होलो सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर ही है लेकिन इसकी थिकनेस है। अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर नाम दे दिया जाता है, बाहर वाली को कैपिटल आर दे दिया जाता है। वॉल्यूम क्या निकलता है भाई, बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लो, ऊंचाई h, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होता है पाई, रेडियस कैपिटल आर, आर स्क्वायर इंटू में h। बड़ा जो बाहर से दिख रहा है उसका वॉल्यूम, उसमें से इस छोटे वाले को लेस कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। पाई और एच कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में आता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू में एच, ये बात लिखी जाती है आर माइनस आर इंटू में आर प्लस आर, और इसी को क्या लिखा जाता है पाई एच एक्स आर प्लस आर। ठीक है, आर प्लस आर, ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये क्या होती है इसकी थिकनेस होती है, ये है इसका वॉल्यूम। ये सारा का सारा काम आपका एग्जाम से पहले की चीज़ें आप कितनी डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितनी डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में ये काम करोगे तो बात नहीं बनेगी। एग्जाम में क्या करना था, वॉल्यूम के लिए 22/7, हाइट कितनी है भाई 1.4 मीटर। एक एरर यहाँ पर हो सकती है, स्टार मार्क कर लेना, एरर क्या हो सकती है भाई 140 सेंटीमीटर लिखना था, क्योंकि सारा डेटा बाकी का कितना है, किसके अंदर दे रखा है सेंटीमीटर में, और ये किस में है मीटर में। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनके ऊपर स्टार मार्क करते हुए चला करें आप कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिर सोल्व नहीं हो पाएगा, आप सोल्व करोगे गड़बड़ होगी आंसर नहीं मिलेगा, फिर वापस चेक करोगे। एग्जामिनर अगर कलाकारी लेवल का है, अपनी पर उतर ही आया, तो ये भी मान सकता है कि बच्चे ने 1.4 लिया होगा तो क्या आंसर आएगा, वैसा बना के दे दूं, आपको एहसास भी ना हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सारा डेटा जब भी कभी आगे ऐसे सवाल पढ़ो, सेंटीमीटर मीटर मीटर आ गया, दिमाग अवेयर हो गया। ठीक है भाई, आगे कुछ था नहीं ऐसे। इसकी बाहरी त्रिज्या, मोटाई हमने क्या मान ली x। अब देखो इसने क्या कहा, बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, स्मॉल आर क्या होगा भाई 9 में से x को ही तो लेस करना है आपको, ये पूरी 9 है, ये 2 है, तो 9 माइनस एक्स क्या अंदर वाली रेडियस, और वॉल्यूम कितना अभी 7480। बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करें तो देखना जरा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 बार कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 22 गुणा 2 44, 22 3 66, कितना बचा 8, 22 4 88, तो कितना बचा 17। x इंटू में 18 माइनस एक्स कितना आ रहा है 17। x की वैल्यू दिख रही है आपको 1, भाई ऑप्शन रख के देख लो, 1 रखोगे 18 माइनस 1, 1 में नहीं बनती बात, 2 रखते 3 रखते तो जस्टिफाई कर जाता है। तो एग्जाम में करने लायक सिर्फ और सिर्फ बात यही थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये सारा मामला आपका पहले का है, आप इस पर कैसी कमांड करते हैं, किस टाइप का मामला आप देखते हैं, तो उससे बात बनेगी। ठीक है भाई, चलो ये तो अपना पार्ट हो गया आज आईबी का मॉक टेस्ट नंबर 9। टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है। इसके नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसके अंदर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, सेशंस कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें, आपका कोई सजेशन है तो भी कमेंट किया करें, इनको थोड़ा लाइक करें और इस चीज़ को देखें कि कोई टीचर लग रहा है वो भी तो सारी चीज़ें छोड़ करके आपके लिए पढ़ा ही रहा होगा। अंदर से ऐसी भावना ना रखें गुरुजी जब सिलेक्शन होगा तब मैं आपसे मिलने आऊँगा, मिलने मत आना। अभी कम से कम हर वीडियो के नीचे इतना ही डेडिकेशन है तो कमेंट ही कर दिया करो यार, शेयर ही कर दिया करो, किसी का भलाई हो जाए। यही मान लो कि किसी एक को शेयर करोगे 90 दिन, एक खुद से अपनी दिल पर हाथ रख के बताओ कि भाई 90 डेज के जो वीडियो जो बच्चा डेडिकेशन के साथ देख कर गया था, क्या उसका रेलवे का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। डाउट ग्रुप में या बीच में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं बिल्कुल बीच बीच में आपको 2-3 दिन से ऐसे मैसेजेस सेंड भी करता रहता हूँ कि ये बच्चा इसने भेजा है, और ऐसे
स्टूडेंट्स की संख्या, जिस भी दिन एग्ज़ाम आपका चलता है 10 से 12 बच्चे मैसेज करते हैं कि भाई हमने 30 में से 30 किए, कोई कह रहा है 30 में से 29 किए, क्योंकि उससे नीचे वाले फिर वो मैसेज भी नहीं करते हैं, 27-28 वाले, उनको ये लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सी बात होगी, 30 में से 30 भी तो कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।